हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर दो इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और उस दो इलस्ट्रेशन में हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। अब हमें फर्दर कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब हमें करने हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से होगा। और आपको कभी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन करना है वो उसी मेथड से करना है। इसका रीजन, इसका लॉजिक मैं आपको दे चुका। ठीक है। तो हमारे अभी चार क्वेश्चन बच गए हैं इस चैप्टर के अंदर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और स्कैलर को छोड़कर। अभी बाकी जो स्टडी मैट में इस चैप्टर के अंदर दे रखे थे वो चार क्वेश्चन दे रखे थे, छह दिए थे। दो हम कर चुके, चार बच गए। 25, 26, 27 एंड 28। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में 27, देन 28, फिर 26 और देन 25, क्योंकि 25 जो है वो बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 है और इधर 3 है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं पहले आपको करा रहा हूं 27। आओ दोस्तों, पहले 27 पे चलते हैं। करने तो सारे ही है, आगे पीछे कर लो, पर मैं सोच रहा हूँ कि 27 करा देते हैं और 28 अभी इस चैप्टर में हो जाएगा, तो सभी इस चैप्टर में इसी क्लास में हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखो छोटे क्वेश्चन है। कहता है प्रियांशु एंटरप्राइज हैज अ 3 फैक्ट्री एट अ लोकेशन ऑफ एबीसी। तो एबीसी आपके पास 3 फैक्ट्री है एबीसी लोकेशन में। ठीक है। वी सप्लाई 3 वेयर हाउस लोकेटेड एट डीई एंड एफ। ये इधर आना था, इधर हो गया, कोई बात नहीं। डीई एंड 3 वेयर हाउस है, 1 2 3, ये आपके पास वेयर हाउस है और यहाँ पे फैक्ट्री है 3 अलग अलग लोकेशन में। कहता है मंथली फैक्ट्री कैपेसिटी, फैक्ट्री की कैपेसिटी है 10, 80 और 15। तो जो फैक्ट्री कैपेसिटी है वो 10, 80 और 15 है, ये इतना ही सप्लाई कर सकती है। मंथली वेजिस वेयर हाउस रिक्वायरमेंट एज 75, 20 एंड 50। और ये है 75, 20 एंड 50 इनकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट मतलब होगी डिमांड। यूनिट शिपिंग कॉस्ट, मतलब एक जगह से इस फैक्ट्री लोकेशन से अगर इधर भेजता हूं तो 5 रुपए पर यूनिट पे कॉस्ट आएगी। ठीक है। गिव द फ्लोइंग टेबल, नीचे फ्लोइंग टेबल दे रखा है। द पेनल्टी कॉस्ट फॉर नॉट सेटिफाइंग द डिमांड वेयर हाउस डी ई एन एफ इज 5, 3, 2 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रियांशु यूजिंग एनी ऑफ द नो ऑल्गोरिथम। ऑल्गोरिथम मतलब कोई भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो आपको पेनल्टी दी जाएगी 5, 3, 2 के हिसाब से डीईएफ में। ये क्या है, पेनल्टी क्या है, पहले तो हम इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक लगा के हम ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे कि कौन सी फैक्ट्री से किस वेयर हाउस में माल भेजना चाहिए जिससे कॉस्ट कम से कम आए। तो पहले तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर में कर रहा हूं आज की क्लास का 27। पहले टेबल बना लेते हैं। कितने है जी, डीईएफ 3 है और 3 फैक्ट्री है, 3 हुए है डीईएफ। डीईएफ, तो ये होगी सप्लाई, कितनी कैपेसिटी है इनकी, होगी डिमांड, कितनी इसको चाहिए रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये है ए बी सी फैक्ट्री की लोकेशन। थोड़ा यार लिख लेना। और ये है डीईएफ। डीईएफ हो गया फैक्ट्री का आपके पास वेयर हाउस जहां सप्लाई करना है। 5 1 7 6 4 6, 5 1 7 6 4 6 और 3 2 5, 3 2 5। सप्लाई और डिमांड बता दीजिए। तो डिमांड है, सप्लाई कर सकते हैं 10 80 15, डिमांड है 75 20 50। 75 20 50 10 80 15। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो मुझे प्रॉब्लम दे रखी है वो बैलेंस प्रॉब्लम है या अनबैलेंस प्रॉब्लम। कॉपी कर लेता हूं उसको पहले तो मैं। ठीक है सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर टोटल करा और यहाँ इसका टोटल देखा तो 80 प्लस 10 प्लस 15 90, ये आ गया 105। तो इसका सप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 105। 75 प्लस 20 प्लस 50, ये 145।
75 प्लस 20 प्लस 50, ये आ गया 145। तो अब इन दोनों में जो बकाया है तो उससे हमें रो बनानी पड़ेगी सर। 145 माइनस 105 दैट इज 40। तो 40 का डिफरेंस अराइज हो रहा है, तो इतने की हमें एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे ये वाली चीज भी 40 और आ जाए और बढ़ जाए। द अब प्रॉब्लम इज अब लिखेंगे मेरे साथ साथ, द अब प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। द अब प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम because total demand is not equal to total supply. Total demand is not equal to total supply. Total demand is not equal to total supply. So firstly we have to convert the problem into balance problem. Firstly we have so firstly we have to convert into balance problem for introducing a dummy row. Introducing a dummy row at a supply of, dummy row इंट्रोड्यूस करना है एट अ सप्लाई ऑफ, कितने की सप्लाई के साथ 40, जो कि कैसा आया दैट इज 145 की डिमांड है और 105 की सप्लाई कर सकते हैं, तो 40 की कमी आ रही है, तो 40 का आप इंट्रोड्यूस कर दो। आओ सर करना जरा इंट्रोड्यूस। ये लो जी मैंने कर दिया इंट्रोड्यूस। ओहो ये मिटो नहीं पाऊंगा, मिटो सकते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। एक मिनट हाँ, ठीक है। मुझे एक और इंट्रोड्यूस करनी है दोस्तों, डमी रो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ये मैंने एक डमी रो इंट्रोड्यूस कर दी जिसके मेरे एलिमेंट हो गए 0 0 0, और जो मेरी सप्लाई देगा मुझे, इधर मेरी सप्लाई है, कितनी सप्लाई दे सकता है ये 10 80 15, ये होगी 10 80 15, और यहां पर मैंने कर दिया 40 जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। और ये मेरी डिमांड कितनी है 75 20 और 50। तो अगर आप टोटल करते हो तो ये आपके पास 145 टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर आ गया, ठीक है। 75 20 और 50, ठीक है सर। तो जैसे ही हमने किसी प्रॉब्लम को बैलेंस को अनबैलेंस करा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो लगा दोस्तों वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, इसको लगाने से हो सकता है कि एक बेसिक सोल्यूशन ही हमारा ऑप्टिमल बन जाए या वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल हो, इसलिए हम इसको लगाते हैं ना, याद रहेगी बात। रो कॉलम और रो पेनल्टी या कॉलम पेनल्टी बोल लो आप। यह आ गया रो पेनल्टी या डिफरेंस, यह आ गया कॉलम पेनल्टी या डिफरेंस।
अब सर करने का तरीका क्या था? करने का तरीका था कि सबसे मिनिमम 2 लीस्ट नंबर ढूंढो रो के अंदर। तो मैंने देखा भाई इसमें मिनिमम लीस्ट नंबर है 5 और 1 और इनका डिफरेंस लिख दो इसमें। तो 5 में से 1 गए तो क्या बचेगा? 4। इसमें सबसे लीस्ट क्या है? 4 और 6। 6 में से 4 जाएंगे क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसमें लीस्ट है 3 और 2। 3 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इसमें लीस्ट है 0। 0 में से 0 गया 0। अब कॉलम से मिनिमम देखो तो 3 और 0 मेरा मिनिमम है तो 3 में से 0 गए 3 बचेगा। 2 और 0 मेरा मिनिमम, 2 में से 0 गए 2 बचेगा। 5 और 0 मेरा मिनिमम, 5 में से 0 गए 5 बचेगा। तो इन पूरे डिफरेंस में सबसे पहले आप देखो कि सबसे हाईएस्ट कौन सा, उसको सर्कल लगाओ और जो हाईएस्ट है उस सर्कल को उस कॉलम में जो मिनिमम होगा उस पर एलोकेशन कर दो। ये रहा सर 50 चाहिए, 40 ही कर पाऊंगा तो 40 मैंने कर दिया। तो यहां से ये हो गया 0 और यहां बचा ये 10। तो ये 0 हो गया तो ये लाइन यहां पर खत्म हो गई। अब फिर दोबारा सबसे मिनिमम क्या है? इधर इधर 5 और 6 ये बचेगा 4। इधर वही 2। इधर 2 3 में से 2 गए 1। ये नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कट चुका है कॉलम। इसमें तो मिनिमम क्या है? 6 में से 3 गए क्या बचेगा? 3, क्योंकि 3 ओ 2 2 2 2 2 क्योंकि 5 और 3 मेरे मिनिमम है, 5 और 3 मेरा मिनिमम है। तो 5 में 3 गए 2 बचेगा। 2 और 1 तो 1 बचेगा ये। और इधर 6 में से 5 गए 1 बचेगा। तो सबसे हाईएस्ट कहां है? ये रहा, ये सबसे हाईएस्ट। और जिस रो में आ रहा है उसका मिनिमम में एलोकेशन कर दूं। सर ये रहा, इस रो में आया तो यहां पर मैं एलोकेट कर दूंगा। 20 चाहिए इसको, मैं 10 ही कर पाऊंगा क्योंकि सप्लाई 10 कर सकते हैं। तो ये हो गया 0 और ये बचा सर यहाँ पर 10 और यहाँ पर ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब दोबारा इसमें अब नहीं आएगा। इसमें सबसे मिनिमम क्या है? 2। इसमें सबसे मिनिमम क्या है? 1। इसमें नहीं आएगा। 6 में से 3 का क्या बचेगा? 3। 4 में से 2 का क्या बचेगा? 2। 6 में से 5 का क्या बचेगा? 1। तो हाईएस्ट ये नंबर आ रहा है। इस कॉलम में जो मिनिमम होगा उस पर एलोकेशन कर दो। मिनिमम ये रहा तो मैंने 15 में एलोकेशन कर दिया क्योंकि मैक्सिमम 15 ही कर सकता हूँ। ये मेरा हो गया 0। ये मेरा क्या हो गया दोस्त? 0 हो गया। और 15 एलोकेट करा तो बच गया सर आपके पास 60। ठीक 60 बच गया। और ये लाइन 0 हो गई तो ये अब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? एक ही बची लाइन। तो इसमें मैं आपके पास जो मिनिमम है मेरा, ये आपके पास नील हो जाएगा। 6 में से 2 गए 2 बचेगा। इसमें मिनिमम ये नील है, ये नील है। इसमें कोई 2 मिनिमम है नहीं तो इसको तो कन तो खत्म। अब बताइए, वैसे तो एक ही बचा है तो हम सीधे ही कर सकते हैं। तो 2 मिनिमम क्या है? ये पहले मैं इसको एलोकेट करता हूं तो 10 चाहिए। 10 मैंने यहां से दे दिया, खत्म 0। 60 मैंने यहां से दे दिया। 80 को कैसे बांटना है? 80 में 60 इसको दे दो, ये 0 हो जाएगा। 10 इसको दे 0 हो जाएगा। और जो 10 बचेगा वो इसको दे दो, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एलोकेशन हो गया। और ये बचा यहाँ पर, पहले 10 बांटा तो 70 बचा, फिर 10 बांटा फिर 60 बचा और फिर 60 बचे 0 हो गया। या सीधा ही 0 कर दो कोई। तो एक लाइन बची थी 80 बचा तो 80 एलोकेट करा था तो अलग में एलोकेट कर दिया। अब 1 2 3 4 5 6 तो नंबर ऑफ एलोकेशन देखते हैं क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर होना चाहिए m प्लस n माइनस 1 के। तो एलोकेशन मैंने 6 करे, मेरे पे रो कितनी है? 1 2 3 4 और कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है 4 रो है। तो 4 रो प्लस 3 कॉलम माइनस 1 तो 6 इजिकल टू 6। तो जो हमारा आंसर है वो नॉन डीजनरेटेड है। इसका मतलब अब हमें आंसर को डीजनरेट नहीं करना पड़ेगा, हमें उसमें एलोकेशन नहीं डालना पड़ेगा, बराबर आ रहा है। द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेटेड। अब आपको समझ में आ रहा होगा अगर डीजनरेट आ गया, अगर डीजनरेट आ गया तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ना। द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेटेड वन, सो वी हैव टू डू ऑप्टिमल टेस्ट। so we have to do optimal test। तो ऑप्टिमल टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा मोदी मेथड। वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड। वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड। इसको यूवी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड फॉर ऑप्टिमल टेस्ट टू allocated cell, occupied cell, to occupied cell we have Cij is equal to Ui plus Vj।
तो दोबारा हम एक बार और क्लिक करते हैं यहाँ पर। इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा डमी। ठीक है, डमी देखना ऊपर क्या क्या है। डमी में 0 0 0 है, 0 0 0। एलोकेशन बता दो, एलोकेशन कहाँ का था? 10 60 10 10। यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 10, यहाँ है 10 और 15 और 40। यहाँ है 15 और यहाँ है 40। ठीक है, चलो जी। चलो, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालूंगा? U1, U2, U3, U4, V1, V2 और V3। इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वो है, तो मैं इसको भी 0 मान सकता हूं, मैं इसको भी कर सकता हूं। इसको ही मान लेते हैं, इसको लेट कर लिया 0। तो 6 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा? 6 बचेगा। 4 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। 6 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा? 6 बचेगा। तीनों आ गए। अब इन दोनों की मदद से ये निकाल दूंगा, तो 1 में से -4 जाएगा तो -3 बचेगा। 3 में से 6 जाएंगे तो -3 बचेगा। और 0 में से 6 जाएगा तो -6 बचेगा। तो इस तरीके से यहां पर ये आंसर आया। ठीक है, फॉर फाइंडिंग डेल्टा आई जे, फॉर फाइंडिंग डेल्टा आई जे we have, for finding delta ij for unoccupied cell, for unoccupied cell we have delta ij is equal to cij minus ui plus vj। ठीक है, तो डेल्टा आईज मतलब रो 1 ये है, एक ये है जहां जहां खाली है, तो डेल्टा रो 1 कॉलम 1, फिर रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3, फिर रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, फिर रो 4 कॉलम 1, रो 4 कॉलम 2, रो 4 कॉलम 1, रो 4 कॉलम 2। चलिए सामने देखेंगे, रो 1 1 ये रहा, तो 5 माइनस -3 प्लस 6, 5 माइनस -3 प्लस 6। ठीक है, इसके बाद 7 -3 प्लस 6, 7 माइनस -3 प्लस 6। इसके बाद ये 2 -3 प्लस 4, 2 -3 प्लस 4। इसके बाद ये 0 -6 प्लस 6, 0 -6 प्लस 6। इधर भी नहीं 3 3 है, तो ये रहा 5 -3 प्लस 6। ये मिस्टेक हो गया, इसको ठीक करना आप जरा। यहाँ आएगा 5, ये आएगा -3। देखो 5 -3 और UI 6, ऐसे ही तो 0 -6 प्लस 6, 0 -6 प्लस 6, और ये 0 -4 प्लस 6, नहीं -6 प्लस 4, ये तो नेगेटिव आ जाएगा यार। -6 प्लस 4, देख रहे हो सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा क्यों? गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड की वजह से, क्योंकि वो ना प्रिफरेबल है, इसलिए हमेशा स्टडी मैट में ये मेथड यूज कर रहे हैं। देखो 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बच जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेगा? 4, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 गए 1, तो 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 3 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 0 -0 0,
6 में से 4 गए, कितना बचेगा सर? 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 2। तो ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई से इज, ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई से इज नॉन नेगेटिव। तो द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एक ही बारे में निकल गया आंसर, बेसिक फिजिबल solution is, so the basic feasible solution is optimal, the basic feasible solution is optimal. So now statement showing transportation cost, statement showing transportation cost, now statement showing transportation cost. सबसे पहले फैक्ट्री से वेयर हाउस में कितने बार पहुंचाना है? फिर क्वांटिटी कितना, और एक क्वांटिटी भेजने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो फैक्ट्री ए ने कितना भेजा वो अभी सामने दिख जाएगा। देखो फैक्ट्री ए ने ई को भेजा, बस फैक्ट्री ए ने ई को भेजा, वेयर हाउस ई को। फैक्ट्री बी ने डी ई एफ तीनों को भेजा है, डी ई एफ। फैक्ट्री सी ने सिर्फ डी को भेजा, और डमी ने सिर्फ एफ को भेजा। और जो डमी वाला है वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि वो यूनिट भेजी ही नहीं गई, वो यूनिट नहीं भेजी गई। डमी हमें ये इंडिकेट करता है कि वो यूनिट नहीं भेजी गई। सर समझ नहीं आ रहा, अभी बताता हूं। देखो 10 60 10 10 15 40, 10 60 10 10 15 40। कॉस्ट पर यूनिट बता देना इसकी। देखो 1 6 4 6 3 0, 1 6 4 6 3 0, 1 6 4 6 3 0, तो 10 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 45 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट निकाल देंगे सर यहाँ पर 10 प्लस 360 प्लस 40 15। यह आपके पास टोटल 1 मिनट रुक जाओ, एक लाइन लिखी थी लास्ट में, 1 मिनट देखो सर, 1 मिनट लाइन लिखी थी यहाँ पर। कहता है पेनल्टी कॉस्ट फॉर नॉट सेटिस्फाइड डिमांड एट वेयर हाउस। ये भी तो एक तरीके की कॉस्ट है, ध्यान देना, मेरी बात सुनना, मैं आपको समझ। डमी का मतलब क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़ते हमें समझ में आ गया कि हम 40 यूनिट सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। देख रहे हो आप, क्योंकि देखो 145 की डिमांड आई थी, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कितनी कर सकता हूं? सिर्फ 105। तो हम 40 यूनिट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें पहले से पता है कि 40 यूनिट सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारी फैक्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा 105 यूनिट सप्लाई कर सकती है और डिमांड चाहिए 145 की, तो 40 सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो प्रैक्टिकली बताइए सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने 40 को क्या माना, एक डमी फैक्ट्री बना दी, जिसमें कहा वो 40 यूनिट सप्लाई कर देगी, पर कर नहीं पाएगी एक्चुअल में, क्योंकि 40 यूनिट सप्लाई हो ही नहीं सकता। अब जब हो नहीं सकता तो ये जो डमी ने, जो डिपार्टमेंट एफ है, इधर 40 यूनिट सप्लाई करी है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में 40 यूनिट सप्लाई करी नहीं है, बस ये एलोकेशन करने के लिए ही था। अब अगर इधर ध्यान दीजिएगा तो यहां पर डमी शो कर रहा है कि डमी ने एफ वेयर हाउस को 40 यूनिट सप्लाई करी एज पर टेबल, पर डमी कभी सप्लाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि डमी तो कोई है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए करा था। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये डमी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एफ को 40 यूनिट सप्लाई करनी थी, जो डमी शो कर रहा है, डमी शो कर रहा है
डमी ने एफ को 40 यूनिट सप्लाई करी, इसका मतलब सप्लाई करी मतलब कैसे यार, अब हमने कहा एक डमी फैक्ट्री बना दी ऐसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, डमी फैक्ट्री बना दी। अब जब डमी फैक्ट्री बना दी, जब वो 40 यूनिट सप्लाई करेगा एफ को, जो साफ साफ में दिख रहा है कि डमी का एलोकेशन एफ पे 40 यूनिट का है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एफ को 40 यूनिट की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए, डिमांड सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। समझ में आया? एफ को 40 यूनिट की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ये है डमी का मतलब। अगर कहीं पर डमी आ जाता है और वो किसी वेयरहाउस को यूनिट सप्लाई कर रहा है, तो एक्चुअल में वो यूनिट सप्लाई नहीं कर पाया, वेयरहाउस को 40 यूनिट चाहिए थी, पर डमी आ रहा है, इस वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक, जैसे सी ने, जो वेयर फैक्ट्री सी है, उसने क्या करा, डी को 15 यूनिट सप्लाई करी, और एक्चुअल में है भी, क्योंकि फैक्ट्री सी है और 15 यूनिट सप्लाई करी है। पर एफ को यहां पर डमी जो सप्लाई कर रहा है एफ को, इसका इंडिकेट ये करता है कि डमी कुछ है ही नहीं फैक्ट्री, तो 40 यूनिट जो एफ को चाहिए थी वो कोई भी फैक्ट्री ने सप्लाई नहीं करी, तो 40 यूनिट की डिमांड हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए। किसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए? एफ की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर गए। तो अगर कह रहा है कि द पेनल्टी कॉस्ट, अगर आप कोई डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाते, नॉट सेटिस्फाई डिमांड, तो डमी के सामने जो वेयरहाउस आएगा, इसका मतलब आपने उस वेयरहाउस की सेटिस्फाई नहीं करी है डिमांड। डमी के सामने जो भी वेयरहाउस आएगा, मतलब इसका ये इंडिकेट करता है कि डमी मतलब कोई भी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री ने, किसी फैक्ट्री में भी नहीं, मतलब कोई भी फैक्ट्री एफ की 40 यूनिट सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, मतलब कोई फैक्ट्री है ही नहीं। डमी का मतलब क्या है? कोई भी फैक्ट्री नहीं है। डमी तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाया था। अब डमी ये शो कर रहा है कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री, मतलब कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है, तीनों फैक्ट्री ने अपनी अपनी डिमांड जो सप्लाई कर सकता था वो पूरी कर दी। अब कोई फैक्ट्री नहीं बची जो एफ की 40 यूनिट को सप्लाई करेगा, इसलिए एफ को जो 40 यूनिट मिलनी थी वो नहीं मिली, हम एफ की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए हमें पेनल्टी लगेगी। कहता है पेनल्टी कॉस्ट ऑफ नॉट सेटिस्फाई द डिमांड एट अ वेयर हाउस, अगर डी को सेटिस्फाई, डी की डिमांड सेटिस्फाई नहीं करते तो 5 रुपए लगता पर यूनिट पर पेनल्टी, और अगर ई की सेटिस्फाई नहीं करते तो 3 रुपए पर यूनिट पे पेनल्टी लगती, और अगर एफ की नहीं करते तो 2 रुपए पर यूनिट पे पेनल्टी लगती। तो आपने एफ की डिमांड सेटिस्फाई नहीं करी, इसका मतलब आपको 2 रुपए, स्टार लगा दो, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी, और ये भी एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट है, तो 80 रुपए आपको कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो 2 जो ये है, इसको स्टार देके नीचे लिख देना, 2 इज इक्वल टू पेनल्टी फॉर नॉट सेटिस्फाइड डिमांड, पेनल्टी फॉर नॉट सेटिस्फाई द डिमांड को सेटिस्फाई ना करने की वजह से पेनल्टी आया। बस आपको ये चीज समझनी है, बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी डमी किसी वेयर हाउस में कुछ ऐसा टेबल अगर शो कर रहा है कि डमी वेयर हाउस एफ को 40 यूनिट सप्लाई कर रहा है, तो इसका इंडिकेशन ये है, ये हमें बताता है कि एफ को जो 40 यूनिट मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि डमी आ गया उधर। डमी आ गया मतलब कोई फैक्ट्री है ही नहीं, तो 40 यूनिट जो एफ को मिलनी थी वो डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए 2 रुपए के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी हमारी जेब से जाएगा, इसलिए इट इज द पार्ट ऑफ दी कॉस्ट, इसलिए इसको ऐड कर देंगे इससे। तो पेनल्टी क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे जेब से जा रहा है, तो 80 यहाँ पर इसको और ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ गई इंक्लूडिंग पेनल्टी, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग पेनल्टी आपके पास कितनी आ गई? 595। तो 595 की आपकी टोटल कॉस्ट लगेगी भेजने की। इधर तक तो 515 आ रहा था, और आपने क्योंकि डिमांड सेटिस्फाई नहीं करी तो एफ ने लगा दिया आपके ऊपर पेनल्टी। कहता भाई 2 रुपए के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, 80 रुपए की कॉस्ट और जाएगी, तो 595 टोटल कॉस्ट आपकी आई ट्रांसपोर्टेशन करने में। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डमी वाला। डमी किसी भी वेयर हाउस के अंदर आता है, इसका मतलब उस वेयर हाउस की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुई है। ये लिख रहा हूं मैं इधर कि आपको समझ में आए एक्चुअल में मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि एफ को जो 40 यूनिट की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए, एफ को 40 यूनिट की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो डमी में बिलोंग कर रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन, यही पूछा था हमसे कि ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रियांशु का ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। हमने कहा कर दिया, बता दिया। हमने कहा देखो ये है ऑप्टिमम, ए ई को सप्लाई करेगा, बी डी ई एफ को सप्लाई करेगा, सी डी को सप्लाई करेगा, और एफ को कोई सप्लाई नहीं करेगा 40 यूनिट। तो एफ को 40 यूनिट जो सप्लाई नहीं करी उस पर 2 रुपए की सबसे पेनल्टी लगेगी। अगर हम डी को सप्लाई नहीं करते तो हमें 5 रुपए के हिसाब से पेनल्टी लगती, इसलिए कहा डी को पहले कर दो, क्योंकि पेनल्टी लगेगी ज्यादा की। ई भी ज्यादा पेनल्टी है, सबसे कम पेनल्टी थी एफ में, इसलिए एफ की यूनिट को रोक दी गई। कह रहे उसकी यूनिट छोड़ दो, अगर पेनल्टी लगेगी भी तो कम लगेगी।
28 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्लांट ए एंड बी आर टू बी ट्रांसपोर्ट टू थ्री वेयरहाउस, वेयरहाउस 1 2 3। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ईच यूनिट फ्रॉम द प्लांट टू वेयरहाउस इज इंडिकेट। बता रखा है 2 प्लांट है, 3 वेयरहाउस है। अगर एक प्लांट से वेयरहाउस 1 में भेजेंगे तो 25 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। ए प्लांट से वेयरहाउस 2 में भेजेंगे तो 17 रुपए की पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। तो ऐसे करके कॉस्ट दे रखी है। डिमांड है वेयरहाउस की, वेयरहाउस 1 को 300 यूनिट चाहिए, वेयरहाउस 2 को भी 300, इसको 500, और इसको 300 500 और इसको 800 1100। तो मतलब ये हमारे पास अनबैलेंस प्रॉब्लम का है। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को कह रहा ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम कॉस्ट। ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस वेयरहाउस से कौन सी यूनिट, कितनी यूनिट किस प्लांट से प्लांट ए से कितनी यूनिट अलग अलग वेयरहाउस में भेजूं, प्लांट बी से कितनी यूनिट अलग अलग वेयरहाउस में भेजूं, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन। जिससे हमारी कॉस्ट कम आ जाए, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमम कॉस्ट। समझ में आया? मतलब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, और ये होगी टोटल कॉस्ट जो ऑप्टिमम है। निकालो, ठीक है। अब आपको वो जो लाइन लिखनी है वो लिखने आती होगी। ये वाली लाइन कह रहा हूं, ये आप खुद लिखेंगे, आपसे मैं लिखूंगा। द अबव प्रॉब्लम इज अनबैलेंस प्रॉब्लम बिकॉज टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर नहीं है और कितने कमी नहीं है वो डाल देंगे। मैं तो सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फॉर्मेट में आपको सारा सिखा चुका, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन करके आना वो आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, सीधा फॉर्मेट आते हैं और मैं डमी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सीधा डायरेक्टली। डमी कहाँ इंट्रोड्यूस होगी? 800 कॉलम में डमी इंट्रोड्यूस होगी। एक, दो, 3 वेयर हाउस है ना, 1 2 2 3। तो वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3 और ये डमी। ये मेरी सप्लाई है। ये प्लांट आपके पास कितने प्लांट है? 2 प्लांट है, तो 2 ही प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी, ठीक है। और ये होगी डिमांड, सप्लाई और डिमांड बाद में है। पहले अमाउंट डालो, 25 17 25 15 10 18, 25 17 25 0 15 10 18, 15 10 18, इसको भी 0 लिख देते हैं। ये हो गया कॉपी। यहां लिख देता हूं मैं सप्लाई और यहां लिख देता हूं मैं डिमांड, ठीक है। सप्लाई कितनी है जी? 300 500, 300 इसको सप्लाई करनी है और 500 इसको सप्लाई करनी है। और डिमांड कितनी है जी? डिमांड है आपके पास 300 300 500, तो 300 300 500। अरे रो बनानी थी यार। आपको रो बनानी थी, रो। कोई बात नहीं, बना देते हैं। ये वेयर हाउस 1 हो गया, ये वेयर हाउस 2 हो गया और वेयर हाउस 3 हो, ठीक है। ये प्लांट ए, प्लांट बी और ये डमी। ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये 800 1100, 1100 इधर आएगा, 800 इधर आएगा, बेवकूफों ने। ये 500 और ये 800, 800 हुआ ना सर, ये इसके नीचे आएगा और ये ऐसा आना चाहिए था, ये 1100 होना चाहिए था। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए वो कर दिया। चलो कोई बात नहीं जी, रोज बनाओ दो। कितना आया सर ये पहले बताओ। ये देखो 25 17 25 15 10 18, 25 17 25 15 10 18 0 0 0। आपके पास जो डिमांड है वो इस तरीके से है, 300 500 300,
300 300 500, 300 300 500, ये आपके पास डिमांड हो गई। और सप्लाई आपके पास है 300 और 500, और जो कमी पड़ गई 300 और 500, और जो कमी पड़ गई डाल दो भाई, 300 500, 300 की कमी पड़ गई, तो ये आपके पास डिमांड का लेट कर रहा है कि भाई ये आपके पास इतनी डिमांड है। तो मतलब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर भी आप उतना ही होगा कि हम 500 600 700 800 800 की हमारी सप्लाई कर सकते हैं, और डिमांड आ रही है 1100 की, तो हम 300 की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। डमी जहां आ गया समझ लेना 300 की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी उस वेयर हाउस में। ठीक है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा डमी तो इसलिए डालते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। डमी जहां पर आ गया उसका मतलब ये होता है कि वो वाला एलोकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये आपके पास 1100 आ गया, और ये आपके पास 1100 हो गया, इस तरीके से आपके पास ये हो गया। अब ये हो गया, तो अब यहां पर हम रो कॉलम और वो बना लेंगे। सर लिखने वाला पॉइंट आपको खुद करना होगा। अब मैंने आपको हर एक समझा दिया लिखते कैसे हैं। तो इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा है? इसमें दो मिनिमम क्या है, 17 और 25, तो 25 और 17, 25 माइनस 17 आपके पास 8 आ गया, तो इसका जो डिफरेंस आया उसको बोलेंगे रो डिफरेंस। और चाहिए तो और कर लेंगे भाई। ये हो गया हमारा कॉलम डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों में जो सबसे मिनिमम है वो 17 और 25 है, 17 और 25 को माइनस करूंगा तो 8 आएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस छोटा है वो 15 और 10 है, 15 में से 10 का कितना बचेगा, 5 बचेगा। इन दोनों में सबसे छोटा है 0 आएगा। इन दोनों में सबसे छोटा है वो 10 आ जाएगा। 25 में से 10 गया, ओहो नहीं नहीं नहीं, 15 और 0 सबसे छोटा है। दो लीस्ट नंबर कौन से है, 15 और 0, पहले 0 है तो उससे दूसरा लीस्ट कौन सा है, 15। 15 में से 0 जाएंगे 15, 10 में से 0 जाएंगे 10, 18 में से 0 जाएंगे 18। अब सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट नंबर ये रहा, इधर कर दो एलोकेशन। करो सर, 18 में एलोकेशन चाहिए। 18 में कहा एलोकेशन करेंगे, 18 किस कॉलम आ रहा है, इस कॉलम आ रहा है, और इस कॉलम में जो सबसे मिनिमम होगा एलोकेशन वहां होगा। तो 300 कर सकता है डमी, और 500 चाहिए तो 300 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, और ये बच जाएगा सर आपके पास 200। और जैसे ये बचा तो ये वाला पॉइंट यहां से खत्म हो गया। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस सेम 8 आएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा, ये हो जाएगा नील, खत्म कहानी। 25 में से 15 जाएंगे क्या बचेगा सर, 10 बच जाएगा। 17 में से 10 जाएंगे क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। और 25 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 7 बच जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम आपके पास क्या है, सबसे मैक्सिमम आपके पास ये है 10। इस कॉलम में जो मिनिमम है उधर एलोकेशन कर दो। 25 में 15 में से मिनिमम है 15, तो 500 चाहिए 300, तो 300 एलोकेट कर दिया। यहाँ बच गया सर 200, और ये हो गया 0, और यहां से ये वाला कॉलम भी खत्म हो गया। अब बचे ये दोनों, दोनों मिनिमम 25 में से 17 माइनस कर देंगे तो 8 बचा। 10 में से 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 बच गया, यहाँ पर नील। इन दोनों में यहाँ नील हो जाएगा। 17 माइनस 10, देखो यहाँ 17 है और नीचे 10 है, 17 में से 10 गएगा जो बचेगा 7 बचेगा। और 25 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो बड़ा कौन सा है, 7। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ 7 7 8 8 है, तो किसको किसी को भी लेट कर लो। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये मैंने लेट करा यहाँ पर ये लेट करा। तो अब मैं इसको लेट करूंगा तो ये वाला इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 10, तो 10 में एलोकेट कर दूंगा तो 300 200 एलोकेट कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही मैंने 200 एलोकेट करा, यहाँ बच गया 100, यहाँ बच गया 0, और ये आपके पास फिनिश। अब बचा एक लास्ट, तो लास्ट को आप एज इट इज कर देते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करते। तो अब आपने ये सेलेक्ट करा, तो फिर 300 है, तो 300 को कैसे बांटोगे, 100 इसको दे दोगे, 200 इसको दे दोगे। तो आपने 100 इसको दे दिया, और आपने 200 इसको दे दिया। जब वैसे 200 इसको दिया तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया 0, ये भी 0, और ये भी 0। तो अब आपके एलोकेशन क्या है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हैं, 5। नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 कॉलम, 1 2 3, तो 3 रो 3 कॉलम, तो m प्लस n माइनस 1, 3 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 1 5, और 5। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा नॉन डीजनरेट 1 आपके पास है। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्त, नंबर ऑफ एलोकेशन मेरा बता दो कितने हैं, नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर m प्लस n 1, 5 एलोकेशन है, 3 रो 3 कॉलम माइनस 1 5, तो 5 बराबर द सोल्यूशन इज नॉन डिजनरेटेड 1, द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं, ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा वी हैव टू
डू ऑप्टिमल टेस्ट, वी हैव टू डू ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। यहां पर क्या आएगा दोस्त, वी हैव टू डू ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो हमें ऑप्टिमली टेस्ट करना है क्योंकि नॉन डीजेनरेटिव आंसर आ गया। डीजेनरेसी होता तो पहले उसको रिमूव करते, डीजेनरेसी नहीं है तो हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है। ठीक, चलो कैसे करेंगे, सी आई जे कैसे करेंगे भाई, लिखना आप सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड फॉर ऑप्टिमली टेस्ट। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है, तो आपके पास क्या था, मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं वहां पर। ये रहा दोस्तों, तो जिस तरीके से यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से आपको दिया था। तो अब आपके पास यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले U1, U2, U3, V1, V2 और V3। तो U1, U2, U3, V1, V2, V3 किसी को भी लेट कर लो, मैंने इसका चलो इसको लेट कर लेते हैं, इसको मैंने लेट करा 0। तो 17 माइनस 0 क्या आ जाएगा जी 17, 25 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, 0 माइनस 25 क्या आ जाएगा -25, और इन दोनों की मदद से ये आ जाएगा। तो 10 में से 17 गए क्या हो जाएगा माइनस का 7, 15 माइनस 7, 15 में से माइनस करना है -7, तो 15 प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों आपके पास, यहाँ आ जाएगा 22। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपका UI U1 और VJ निकाला। अब निकालेंगे डेल्टा IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, अब मुझे बताओ डेल्टा क्या क्या बच गया आपके पास, एक तो 1 1 बचा, यहां पर बचा, यहां बचा, बस यहां बचा, 3 बचे हैं, तो डेल्टा 1 1, फिर रो दूसरी है और कॉलम तीसरा है, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 3, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है सर, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बहुत आराम से चलते हुए आया हूं मैं। अच्छा कैसे निकालेंगे, 25 माइनस UI VJ, UI कितना है 0 और VJ क्या है 20, तो 0 प्लस 22। अब 18 माइनस 7 प्लस 25, 18 इज इक्वल टू -7 प्लस 25। ठीक है, 3 1 0, तो -25 प्लस 22, 0 -25 प्लस 22 और 0, फिर आएगा -25 प्लस 17 और देखो आपका सोल्यूशन यहाँ ऑप्टिमल आ जाएगा क्योंकि आपके पास 0 0 सारे पॉजिटिव आ रहे थे। 25 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा 3। पहले 25 में 7 माइनस करो, 25 में 7 माइनस करेंगे तो 18 होगा, 18 में से 18 जाएंगे फिर बच जाएगा 0 0 माइनस, और -25 प्लस 22 कितना होगा -3, -3 माइनस क्या हो जाएगा +3। 25 में से 17 माइनस करेंगे तो -25 में से 17 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और -8 माइनस कितना हो जाएगा +8। तो ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा IJ इज पॉजिटिव, all element of delta IJ is positive या non-negative. So the basic feasible solution is optimal. तो द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, तो अब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना आता है आपको, कैसे निकलेगी जी, 17 मल्टीप्लाई बाय 100 1700, 25 मल्टीप्लाई बाय 200 1700, 25 मल्टीप्लाई बाय 200 5000, इसके बाद 300 मल्टीप्लाई 15, 300 मल्टीप्लाई बाय 15 4500, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2000 प्लस 0 0, क्यों, क्योंकि ये डमी है, 300 मल्टीप्लाई बाय 0 0, जोड़ देंगे 1700 प्लस 5000 प्लस 4500 प्लस 2000 13200। तो आपकी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 13200 है, और ये मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ऑप्टिमल। इसको आप वाले फॉर्मेट में बना लेना कि यहाँ पर पहले प्लांट, वेयर हाउस, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल, ऐसे कर लोगे ना। प्लांट कौन सा है, वेयर हाउस कौन सा है, कितनी क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है, कितना कॉस्ट पर यूनिट लगता है, और फिर टोटल कॉस्ट कितनी लगती है। ठीक है, ये कर लोगे। जो डमी का जो आएगा, जैसे डमी किसको कर रहा है,
वेयर हाउस 3 को कर रहा है, तो डमी किसको सप्लाई कर रहा है, वेयर हाउस 3 को 300 यूनिट, तो 300 यूनिट सप्लाई नहीं कर पाएंगे डमी का मतलब ये है। डमी जो वेयर हाउस 3 को, तो वेयर हाउस 3 की जो 300 यूनिट की डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर हमसे पूछेगा कि कौन सी किस वेयर हाउस की डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम कहेंगे जो वेयर हाउस डमी में आ रहा है। तो डमी जो है वो 300 यूनिट वेयर हाउस 3 में सप्लाई कर रहा है, ऐसा शो हो रहा है टेबल में। इसका मतलब ये है, ये हमें इंडिकेट करता है कि डमी जो वेयर हाउस 3 का सप्लाई दिखा रहा है, इसका मतलब डमी ये इंडिकेट करता है कि वेयर हाउस 3 को जो 300 यूनिट चाहिए वो हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक मोस्ट, ये कर लोगे ना आप, और आंसर आएगा 13,200, दैट द ऑप्टिमल कॉस्ट, और यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो मैं वापसी क्वेश्चन में आया। देखो कभी भी आपको ना ऐसे कभी भी आपको ऐसा अगर 8 2 बार दिखे और आप यहां पर कंफ्यूज हो कि भाई मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, तो इसका एक बेस्ट रीजन है कि आप उस 8 में सर्कल लगाए जिस रो और कॉलम की मिनिमम कॉस्ट हो। मैं आपको एग्जांपल की तरफ पॉइंट से समझाता हूं। पहले मैं दिखा, इसको हटा दूं मैं, तो मैं इसको पहले हटा देता हूं। हैंग कर रहा है। देखो आप इसको हटाओ 100 को, ठीक है, ये 200 हट गया यहाँ पर। इसमें से ध्यान दो कि अगर मेरे 8 और 8 यहां पर है, तो इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करूं कि भाई इसमें सर्कल पहले इसको एलोकेट करूं या इसको करूं। देखो इन दोनों में रो को देखना है, इन दोनों रो में देखना, ठीक है। जब आप इन दोनों दो रो में देखोगे, जिसपे सबसे मिनिमम आएगा उस सर्कल को सेलेक्ट कर लेना आप। ये अभी हो नहीं रहा तो मैं दिखाता आपको। आओ दोस्तों दिखाओ, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये ऐसा था ना आपके पास, अब इधर देखो, तो मैंने कहा भाई इन दोनों में से किस पे सर्कल लगाऊं, भाई इन दोनों में से मैं किस पे सर्कल लगाऊं, इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं। तो मैंने इन दोनों रो को चेक करा। जब मैंने इन दोनों रो को चेक करा तो मुझे दिखा कि सबसे मिनिमम कहां पर है। कभी भी आपके पास ऐसा आए तो आप देखो, अगर आपने 8 को इसको सर्कल लगा लिया मान लो, तो आपको मान लो डीजनरेसी हो गया, या ऐसा मान के चलो कि आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इंप्रूव करना हो, तो हम क्या करें जिससे हमारा कम से कम इंप्रूवमेंट आए। कभी भी आपके पास 2 ऐसे नंबर आए, जैसे यहाँ पर आया 7 आया, मान लो ये होता 6 होता है और यहाँ पर 7 होता, तो मैं कौन सेलेक्ट करता, तो 7 में से कौन सेलेक्ट करता मैं, तो 7 में से कोई भी नहीं करता। मैं क्या करता, इन दोनों कॉलम में देखता कि जिस कॉलम में सबसे मिनिमम नंबर है, जैसे ये है, तो इसको सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। जैसे कि मैंने 8 इसको क्यों सेलेक्ट करा, वहां पर 8 इसको सेलेक्ट करने का रीजन ये था, इन दोनों में अगर कभी भी 2 ऐसे एलिमेंट आ जाए जो हाईएस्ट होते हैं, तो किसको सर्कल लगाए, आप उसको सर्कल लगाओ। दोनों कॉलम में देखो जहां पर मिनिमम है उसको सर्कल लगा दो और यहां पर एलोकेशन करना चालू कर दो। तो आपने यहां का एलोकेशन करा 200 का, फिर यहां पर एलोकेशन करा 100 का, और फिर यहां पर एलोकेशन करा 200 का, तब जाकर खत्म हो गया। आया समझ में? तो कैसे पता चला आपको कि मैंने आपको इस वाले में लगाना, इस वाले में क्यों लगाया, क्योंकि इस वाली और इस वाली रो में जब देखा तो मेरा मिनिमम, हमें हमेशा क्या करते हैं, सर्कल लगाने के बाद क्या देखते हैं, मिनिमम देखते हैं ना। तो यहाँ पर हाईएस्ट है, तो मैंने पहले चेक कर लिया कि मिनिमम कहां पर है, तो उस पर सर्कल लगा देना, याद रहेगी बात। तो कभी भी 2 हाईएस्ट एलिमेंट आ जाते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर, तो आप किसको सर्कल लगाएंगे, पहले आप चेक कर लेंगे कि कहां पर मिनिमम है, तो उसको सर्कल लगा के वहां मिनिमम में एलोकेट कर देंगे। समझ में आ गया? और यहां पर मैंने आज की आपको क्लास के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पर्टिकुलर कराए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। अब हम मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 आप होमवर्क में करके लाए, 25 को मत करना, 26 होमवर्क में करके लाना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में 26 कराऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कराऊंगा। 25 एक क्लास में एक ही हो पाएगा, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए उसको एक क्लास में एक ही देंगे। पहले 26 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो उसमें करेंगे, या फिर स्कैन होगा तो वो करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।